टोयोटा दुनिया की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनीज में से एक है। वो खूबियां जो उसे इतना इनक्रेडिबल बनाती हैं वो है कि टोयोटा ऐसी कंपनी थी जिसके पास नाकामी के लिए हर पॉसिबल ऑब्स्टेकल मौजूद थी। सबसे पहले जापान इतना छोटा मुल्क है कि उसके पास बहुत ही कम नेचुरल रिसोर्सेज और पॉपुलेशन थी, इसीलिए रॉ मटेरियल और लेबर फोर्स बहुत महंगी थी। इसके साथ साथ जापान कुदरती आफात की सरजमीन है जहां अर्थक्वेक और सुनामी आते रहते हैं और आपका प्लांट मिनटों में तबाह हो सकता था। तीसरा, जब टोयोटा को सिर्फ 2 साल हुए थे बिजनेस में तो दूसरी जंगे अजीम छिड़ गई जहां आसमान से बम गिर रहे थे और इस तरह के वक्त में बिजनेस का सर्वाइवल ही बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर से हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक्स। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी और इन तमाम मुश्किलात के साथ साथ ये डायरेक्ट कंपटीशन में भी थे यूएसए की जायंट कंपनीज जनरल मोटर्स और फोर्ड मोटर्स के साथ। इन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद टोयोटा उभरा दुनिया की एक कामयाब ऑटोमोबाइल कंपनी बनकर। इनफैक्ट 2008 में ये बन गई दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 2016 में टोयोटा की मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स और होंडा की कंबाइंड कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कैसे टोयोटा बनी इतनी कामयाब कंपनी इतनी बुरी मार्केट कंडीशंस में। उनकी असल में क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी थी और सबसे अहम कि आप क्या लर्न कर सकते हैं एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर या एक स्टूडेंट के तौर पर इस इम्पोर्टेंट केस स्टडी से। दिस इज फरहान मुर्तजा, बिजनेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड लीडरशिप डेवलपमेंट कोच। ये स्टोरी चलती है 1950 से। टोयोटा को बने हुए 13 साल हो चुके थे और जापान बुरी तरह तबाह हो चुका था दूसरी जंगे अजीम से। वर्ल्ड वॉर के दरमियान टोयोटा ने बहुत मुश्किल से सरवाइव किया मिलिट्री के लिए गाड़ियां और ट्रक्स बना के। 13 साल की एफर्ट के बावजूद भी कंपनी की कंडीशन बहुत खराब थी। जब टोयोटा पूरे साल में 11,000 ऑटोमोबाइल बना रहा था तो उसी सेम पीरियड में फोर्ड मोटर्स 10 लाख से ज्यादा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा था। और इस प्रोडक्शन के बहुत बड़े फर्क ने उकसाया टोयोटा के टॉप मैनेजर ईजी टोयोटा और उसकी इंजीनियर्स की टीम को कि वो विजिट करें फोर्ड रोश प्लांट का और सीखने की कोशिश करें कि वो कैसे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन विजिट के बाद उनको रियलाइज हुआ कि सिर्फ रोश के सिस्टम की कॉपी जापान में काम नहीं करेगी, क्योंकि टोयोटा बहुत ही बुरी फाइनेंशियल कंडीशन में था और इसके साथ साथ जापान अभी जंगे अजीम के बुरे असरात से रिकवर कर रहा था और मुल्क के पास सरमाए की और फॉरेन एक्सचेंज की शदीद कमी थी। इसीलिए टोयोटा नहीं खरीद सकता था लेटेस्ट वेस्टर्न प्रोडक्शन प्लांट जिसकी जरूरत थी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बेहतर करने और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। लिहाजा प्रैक्टिकली कहा जाए तो टोयोटा के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो कम्पीट कर सके अमेरिकन कंपनीज के साथ दो बहुत ही अहम मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट्स में, जो कि थे कैपिटल और मशीनरी। इस तरह के हालात में कोई भी इंजीनियर बहुत आसानी से गिव अप कर देता और कहता कि कोई तरीका नहीं है कि वो अमेरिकन कंपनी से मुकाबला कर सके। लेकिन ईजी टोयोटा कोई ऑर्डिनरी इंजीनियर नहीं था। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद भी वो और उसकी टीम अंडरस्टैंड करने में लगी रही कि कैसे वो एक कंपेटिटिव सिस्टम खड़ा कर सकते हैं जो टक्कर दे अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को। और तब उन्होंने जाना कि वो कैपिटल और मशीनरी पे अमेरिकन कंपनीज के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा क्रूशल एस्पेक्ट है जहां वो अमेरिकन को बीट कर सकते हैं और वो एस्पेक्ट है एफिशिएंसी। लिहाजा वो लाया लीन मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया। इसके बारे में बताने से पहले ईजी टोयोटा ने जो अंडरस्टैंड किया यूएस मैन्युफैक्चरर का स्टैंडर्ड ऑपरेशंस मेथड, वो समझना बहुत जरूरी है। और वो था कि वो सबसे पहले एक सर्टेन एक्सटेंट तक डिमांड फोरकास्ट करते, फिर वो बल्क ऑर्डर प्लेस करते ताकि वो सेव कर सके मशीन, पार्ट्स और रॉ मटेरियल की कॉस्ट को। मिसाल के तौर पर अगर 3 रंगों की 1200 कार्स बेचनी है, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे, तो कंपनी बनाएगी 500 ब्लैक, 400 व्हाइट और 300 ग्रे कार्स। और ये तमाम कारें रेडी टू डिलीवर होंगी और कंपनी के वेयर हाउस में खड़ी रहेंगी जब तक के ऑर्डर नहीं आ जाता। और जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता, कार वेयर हाउस से निकालकर उसको दे दी जाती। लेकिन इस प्रोसेस में टोयोटा टीम ने आइडेंटिफाई किया एक मेजर प्रॉब्लम को जो लीड करती थी 4 कनेक्टेड इनएफिशिएंसीज को। और इन इनएफिशिएंसीज की फिक्सिंग ने बनाया टोयोटा को अरबों डॉलर की कंपनी। दरअसल इसने सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही काम के तरीकाकार को नहीं बदला, बल्कि पूरी दुनिया के सप्लाई चेन को ही बदल कर रख दिया। अब सवाल ये है कि वो क्या इनएफिशिएंसीज थी और फिर कैसे टोयोटा ने उनको फिक्स किया। तो नंबर 1,
टोयोटा टीम ने जाना कि जब डिमांड फोरकास्ट की जाती है अमेरिका में तो हमेशा इजाफी कार्स बनाई जाती हैं जो अक्सर लीड करती हैं एक्सेसिव रिसोर्सेज की एलोकेशन की जानिब, जिसका मतलब है कि गैर जरूरी लोगों की हायरिंग, ज्यादा इक्विपमेंट और मशीनों की खरीदारी, सरप्लस रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री प्रोडक्ट में, और ये सब मिलकर इंक्रीज करता है ओवरऑल कैश कॉस्ट को बगैर किसी वैल्यू को ऐड किए। नंबर 2, गैर जरूरी प्रेजेंस लोगों की इक्विपमेंट और मटेरियल की ऑटोमेटिकली लीड करती है ओवर प्रोडक्शन की तरफ, और फिर ओवर प्रोडक्शन मजीद लीड करती है तीसरी तरह की वेस्ट की तरफ जो कि है एक्सेसिव इन्वेंट्री ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स। इस केस में अगर 1000 कारें ओवर प्रोड्यूस हो जाती हैं तो हमारी बहुत ज्यादा लैंड इस्तेमाल होती है उनको रखने के लिए, मेंटेनेंस एंड लेबर कॉस्ट लगेगी उनको संभालने को, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी उनको मूव अराउंड करवाने को, और आखिर में फिर जब ये सब किस्म की वेस्ट इकट्ठी होती है तो एक चौथी किस्म की वेस्ट पैदा होती है जो कि है गैर जरूरी इन्वेस्टमेंट कैपिटल की। मिसाल के तौर पर अगर 5 अरब का लोन लिया जाता है और उसे ओवर प्रोडक्शन में यूटिलाइज कर दिया जाता है तो क्या आपको पता है कि उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, जो बढ़ा देगा ओवरऑल कॉस्ट को बगैर किसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, और फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह भी ऐड होती चली जाएंगी। अब अगर बाहर से देखें तो लगेगा कि पता नहीं कितनी चीजें बदलनी पड़े, लेकिन जब टोयोटा की टीम ने असल में इस प्रॉब्लम के रूट कॉज को अंडरस्टैंड किया तो वो निकला सिर्फ एक चीज से मुताल्लिक, डिमांड फोरकास्टिंग की वजह से एक्सेसिव इन्वेंट्री जनरेट होती जिसकी चेन इफेक्ट की वजह से ये 4 किस्म की वेस्ट पैदा होती है। तो क्या आप जानते हैं कि टोयोटा ने एलिमिनेट किए 2 फंडामेंटल एलिमेंट्स सप्लाई चेन के जो कि है इन्वेंट्री और डिमांड फोरकास्ट। जी आपने बिल्कुल सही सुना, टोयोटा ने बिल्ड की सप्लाई चेन जिसमें कोई डिमांड फोरकास्टिंग नहीं थी और इन्वेंट्री भी 0 थी, और इस तरह से जन्म लिया दुनिया के वर्ल्ड क्लास जस्ट इन टाइम सिस्टम ने। और इस सिस्टम ने ना सिर्फ रेवोल्यूशनाइज किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बल्कि बन गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हर उस फील्ड में जिसका आप सोच सकते हैं। और ये काम करता है इस तरह के कार्स को बना के उनको स्टोर करने की बजाय कार सिर्फ पंफलेट, ब्रोशर्स और शोरूम्स में अवेलेबल होती हैं, और जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता तभी टोयोटा शुरू करता कार बनाना। अब अगर बाहर से देखें तो ये बहुत ही सिंपल लगता होगा, लेकिन टोयोटा ने इस प्रोडक्शन सिस्टम को और भी सिंप्लीफाई कर दिया, ऐसे कि जब आइडिएशन और बुकिंग डेट्स फाइनलाइज हो जाती तो टेक्नोलॉजी और मशीनरी को लगते 3 माह, इसके बाद पार्ट्स और कंपोनेंट्स पहुंचते 7 दिन में प्रोडक्शन सेंटर में। जब बुकिंग्स आना शुरू होती पूरे मुल्क के मुख्तलिफ डीलरों से तो असल में प्रोडक्शन स्टार्ट होती और पार्ट्स असेंबली लाइन पे आना शुरू होते। अब जब ये मौका आता जो कि डिमांड बेस्ड है तो पार्ट्स के एग्जैक्ट नंबर्स आ रहे होते हर सिंगल डे में, लिहाजा अगर 10,000 कंपोनेंट्स या पार्ट्स को असेंबली लाइन पे लाया गया है तो अगले दिन सिर्फ 10,000 पार्ट्स और कंपोनेंट्स ही आएंगे। और ये सिर्फ किसी एक कंपोनेंट या पार्ट के लिए नहीं होता बल्कि हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स पार्ट्स जो इस्तेमाल होते हैं असेंबली में उन सब के लिए होता। इसके बाद असेंबल करने की एक्टिविटी होती और आखिर में क्वालिटी चेक की जाती। व्हीकल जो असेंबल हुए हैं वो डिस्पैच जोन में आते हैं और फौरन ही शिप कर दिए जाते हैं डीलर्स को उनके ऑर्डर्स के लिहाज से, और ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट होता सिर्फ 5 दिन में। इसका मतलब है कि कंपनी की तमाम सप्लाई चेन अपना काम करती है डिमांड बेस पे, ना कि डिमांड फोरकास्टिंग की बेस पे। इस तरह से टोयोटा का जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम काम करता है जहां एक सिंगल डिले कंपनी को लाखों के लॉस की सूरत में पड़ सकता है। ये इनसेन प्रेसिजन देता है टोयोटा को 3 बहुत बड़े एडवांटेजेस उसके कंपटीशन पे। नंबर 1, डिमांड कम होने की सूरत में या जल्जला आने से प्लांट तबाह होने की सूरत में टोयोटा उठाता बहुत ही कम नुकसान, क्योंकि उसके पास होता बहुत ही कम स्टॉक कंपोनेंट्स या पार्ट्स की सूरत में तकरीबन 0 इन्वेंट्री के आसपास। टोयोटा अपने सप्लायर से भी कहता कि फॉलो करें जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल को अपने सिस्टम में, जो कि मजीद रिड्यूस करता कॉस्ट को ओवरऑल सप्लाई चेन की बगैर किसी बॉटलनेक को क्रिएट किए सप्लायर्स के लिए। नंबर 2, तमाम चारों तरह की वेस्ट एलिमिनेट हो जाती जिसके नतीजे में एक्सट्रीम कॉस्ट कटिंग होती है, और ये कॉस्ट कटिंग इतनी अमेजिंग रही कि जब दूसरी कंपनीज ने जस्ट इन टाइम अप्लाई किया तो उन्होंने सिर्फ इन्वेंट्री में ही 50% तक रिडक्शन देखी और उनका लीड टाइम रिड्यूस हुआ 80% से भी ज्यादा। नतीजतन बहुत ज्यादा लागत में कमी आई और प्रॉफिट मार्जिन में भी कई गुना इजाफा हुआ। और आखिरी टोयोटा के केस में 1955 के बाद से टोयोटा की प्रोडक्शन शूट अप होना शुरू हुई। उन्होंने बनाए 22,786 व्हीकल्स 1955 में,
46,417 1956 में, 70,856 1957 में और 1965 तक उनकी ग्रोथ 2000% तक हो चुकी थी 4,77,643 यूनिट्स की प्रोडक्शन के साथ। इस तरह टोयोटा ने बनाया एक परफेक्ट बैलेंस एक्सट्रीम एफिशिएंसी और एक्सट्रीम रिस्क के दरमियान। टोयोटा और उसके इंजीनियर्स ने बनाई एक आइकॉनिक सप्लाई चेन जिसने फिर बनाया टोयोटा को दुनिया की बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियों में से एक कंपनी। अब सवाल ये है कि एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट को अपनी कंपनी में, और वो कौन से लेसन्स हैं जो हमें लेजेंड ईजी टोयोटा से सीखने चाहिए। नंबर 1, मुसीबत या एडवर्सिटी हमेशा इनोवेशन और क्रिएटिविटी को जन्म देती है। लिहाजा अगर आप दुनिया का मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम बनाना सीखना चाहते हैं तो तारीख में जाएं और वो सिनेरियो तलाश करें जहां लोगों के पास इनएफिशिएंट होने की चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि ये वो जगह होगी जहां आप मोस्ट रिमार्केबल इनोवेशन होती देखेंगे जो फिर आपको मदद देगी आपके कंपटीशन को बीट करने में। इस केस में ये जापानियों की वो मुसीबत या एडवर्सिटी थी जिसने टोयोटा को इस काबिल बनाया कि बिल्ड कर सकें जस्ट इन टाइम सिस्टम को, जिसने फिर उनकी मदद की फोर्ड और जनरल मोटर्स को बीट करने में। दूसरा लेसन, जब कभी भी आप स्टडी करें अपने कंपेटिटर्स के सिस्टम को या अपनी पसंदीदा कंपनीज के सिस्टम को, तो कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स के हल के लिए सेम सिस्टम को कॉपी पेस्ट ना करें। जरा गहराई में उतरें और देखने की कोशिश करें कि आपकी मुश्किलात और रुकावटें उनसे मुख्तलिफ कैसे हैं, और फिर चूज करें एग्जीक्यूशन का हर स्टेप बहुत ही एहतियात से। इस केस में जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट से सिर्फ फैसिनेट होने की बजाय मेरी एज अ बिजनेस कंसल्टेंट ये ख्वाहिश होगी कि इस स्ट्रेटेजी से जुड़े खतरात का भी बगौर मुशाहिदा करें ताकि आप अपने लिए देख सकें कि ये कितना आपके काम आ सकता है। और जब आप ये काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 और स्ट्रेटेजीज भी हैं जिन्होंने टोयोटा को सरवाइव करने में मदद दी जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल के साथ साथ। और ये प्रिंसिपल्स हैं काइजन मॉडल, कानबान सिस्टम और जिडोका मेथड। मैं इनको अगली किसी वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि इस तरह की केस स्टडीज हम लगातार आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।